हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ITR 3 स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। एंड अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जितने भी इनकम टैक्स से रेलेवेंट एक्सपेक्ट है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही ITR 3 फाइलिंग लाइव आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको कॉम्पिटिशन करनी होती है अपनी, किस तरीके से अपनी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। एंड कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लॉसेस अगर आपको होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में तो उन लॉसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे उनको कैरी फॉरवर्ड करना है। साथ ही FNO में अगर आपको लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना होता है। तो जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आज हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। चलिए सबसे पहले समझते हैं टैक्सेशन ऑन शेयर मार्केट फॉर ट्रेडर्स एंड इंट्राडे ट्रांजैक्शंस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ट्रेडिंग। ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ट्रेडिंग कैसे होती है, पहले आपको समझना पड़ेगा डिलीवरी टाइप, किस टाइप की आपने डिलीवरी ली है। इक्विटी एंड FNO दो सेगमेंट की आज हम बात करने वाले हैं। इक्विटी के अंदर अगर आपने डिलीवरी ली है, डिलीवरी वाली अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, आज मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ट्रेडर की। सो ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेडर नहीं है, मतलब आप खाली इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से जब आपने डिलीवरी ली है तो उस केस में आपके वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। आपको ITR 2 फाइल करनी होती है, जिसकी कॉम्पिटिशन मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं तो सेक्शन 111A और 112A बहुत ही डिटेल सेक्शन है, जिनका मैंने डिटेल एनालिसिस अपने लास्ट सेशन में किया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जब आप ट्रेडर हैं। आज मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं जब आप एक ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, आप इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका जो मोटिव है वो ट्रेडिंग करने का मोटिव है। तो आपने जो डिलीवरी के अंदर भी शेयर लिए हैं वो भी आपने एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं लिए, आपने डिलीवरी में शेयर लिए हैं, वो भी आपका ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, राइट। सो आज हम वो वाले डिलीवरी शेयर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड होता है इंट्राडे। इंट्राडे वी ऑल अवेयर अबाउट दिस इंट्राडे। आप सेम डे जो है ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो वो इंट्राडे के अंदर क्लासीफाई होती है। फिर FNO की बात करें तो वो नॉन डिलीवरी बेस्ड होता है हमारा। सो नेचर ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, सो जो आपकी इक्विटी के अंदर डिलीवरी आपने ली है वो नॉन स्पेकुलेटिव के अंदर कवर होती है, और आपके जो FNO ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी आपके नॉन स्पेकुलेटिव के अंदर ही कवर होते हैं। लेकिन जो इक्विटी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंट्राडे वाली, ये मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में भी डिटेल में समझाया था कि जो इक्विटी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंट्राडे वाली, वो स्पेसिफिकली कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होती है। मैंने बहुत फोकस किया था लास्ट वाले सेशन में इस पॉइंट के ऊपर, और आज इसको हम कवर करेंगे कैसे इसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट आपको करना होता है, ITR में किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करना होता है। देन बिजनेस टाइप की अगर बात करें, डिलीवरी के अंदर, इक्विटी डिलीवरी के अंदर ये नॉर्मल बिजनेस होता है। FNO वाला भी हमारा नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। और जो इक्विटी इंट्राडे होता है वो हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। मूविंग फर्दर, अगर टैक्स रेट की बात करें, अगर आपको कोई भी इनकम होती है, कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं, तो चाहे इक्विटी के अंदर हो चाहे FNO के अंदर हो, अगर ये पूरा जो पोर्शन है वो PGBP के अंदर कवर होता है। हमारा इनकम टैक्स के अंदर ये PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ये कवर किया जाता है। एंड उसके अंदर आपके स्लैब रेट अप्लाई होते हैं। तो जो भी आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट है, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपके मल्टीपल स्लैब रेट्स होते हैं, अगर आप एक कंपनी है तो आपका अलग स्लैब रेट होता है। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। मूविंग फर्दर, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की अगर हम बात करें, सो इक्विटी डिलीवरी वाले शेयर में आप 8 ईयर्स तक अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली FNO के अंदर भी जो आपका अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको आप 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी मैं इसको आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस लॉस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है अगर आपके केस में लॉस है तो। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो होगा, जो हमारा कॉम्पिटिशन वाला सेशन होगा, वहां पे मैं इसको भी डिस्कस करूंगा डिटेल में। इक्विटी अगर इंट्राडे है यानी स्पेकुलेटिव है, तो स्पेकुलेटिव जो लॉसेज होते हैं वो आप ओनली 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, टर्नओवर कैलकुलेशन की अगर बात की जाए, अगर इक्विटी में डिलीवरी वाले शेयर्स हैं, इक्विटी के अंदर डिलीवरी शेयर्स हैं, वहां पर एक्चुअल सेल प्राइस आपको लेकर के चलना है।
एक्चुअल सेल प्राइस, यानी जो ग्रॉस कंसिडरेशन आपको मिला, जितने में आपने शेयर को सेल किया। तो डिलीवरी वाले जो आपके इक्विटी हैं वहां पर आपको एक्चुअल सेल प्राइस लेकर के चलना है, वो आपकी टर्नओवर काउंट की जाएगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इक्विटी के अंदर इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे में आपको पूरी टर्नओवर नहीं लेनी थी, जो आपने सेल किया वो नहीं लेना, आपको जो स्क्वायर ऑफ के बाद में बचा वो लेना है। अब वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स वो आपके प्रॉफिट है, अगर स्क्वायर ऑफ के बाद में नेगेटिव फिगर बचती है तो वो आपके लॉसेज है। लेकिन टर्नओवर की कैलकुलेशन में आपको एब्सोल्यूट फिगर लेकर के चलनी होती है। बेसिकली आपके पास जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, पीएनएल रिपोर्ट जब आप एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो वहां पे जो रिपोर्ट्स होती हैं उस रिपोर्ट के अंदर जो डिफरेंस आप देखेंगे, नेट रिजल्ट आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको उसको एब्सोल्यूट फिगर में बस चेक करना है। एक एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगता है एक्सेल में, उसकी हेल्प से जो आप सारी फिगर्स को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कीजिए, उसका टोटल कीजिए, डिफरेंस का टोटल सेल कर लें, डिफरेंस का टोटल करेंगे तो वो आपका टर्नओवर बन के आ जाता है, अगर आप इंट्राडे इक्विटी करते हैं तो। ठीक है, तो एनी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिगर दैट वुड बी काउंट एज टर्नओवर इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर बात करेंगे एफएनओ के अंदर। सो एफएनओ के अंदर भी आपको डिफरेंस ही लेकर के चलना पड़ता है। एग्रीगेट सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिगर प्लस प्रीमियम जो आपने रिसीव किया है, अगर कोई प्रीमियम रिसीव किया है तो वो भी आपकी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करने के बाद में जो पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर आती हैं वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो सारे जितने भी बिजनेस एक्सपेंस है वो आपके अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि अब आप एक ट्रेडर हैं, आपका काम है इक्विटी के अंदर जो है वो ट्रेड करना। तो यहाँ पे ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एसटीटी भी आपका अलाउ हो जाता है। मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया था ITR 2 वाले सेशन के अंदर कि वहां पर आपको एसटीटी अलाउ नहीं किया जाता है। जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं 111A या 112A वाले, वहां पे आपको एसटीटी अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन जब आप इक्विटी शेयर्स को एज अ ट्रेडर ट्रीट करते हैं तो ट्रेडिंग वाले केस में आपको एसटीटी जो आपने पे किया है उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। मूविंग फर्दर, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड डिलीवरी वाले में नॉर्मल होता है, और इक्विटी जो इंट्राडे में अगर कोई डिविडेंड मिला है आपको, इंट्राडे आपने एक दिन के लिए शेयर होल्ड किया और उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, सो आई गेस इंट्राडे वाले में वैसे डिविडेंड का पॉइंट आएगा ही नहीं, बहुत रेयर चांसेस है, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। फिर भी अगर कोई डिविडेंड आता है उन शेयर्स पे जो आपने इंट्राडे में हेल्ड किए थे तो वो स्पेकुलेटिव के अंदर ही आपका काउंट होगा, बिजनेस इनकम के अंदर काउंट होगा। इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने आपको कैपिटल गेन समझाया था तो कैपिटल गेन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपको डिविडेंड मिलता है तो वो आपका अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, आपका काम ही ये आप ट्रेडिंग करते हैं, जब उस केस में आपको जो डिविडेंड मिलता है फिर वो अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं बनता, वो आपके पीजीवीपी के अंदर ही कवर होता है। तो ये नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो है वो काउंट किया जाता है, आपको जो डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर। मूविंग फर्दर, सेट ऑफ प्रोविजंस की कुछ बात करते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज लास्ट वीडियो में भी आई थी कि सर लॉस हो गया या एफएनओ में लॉस हुआ या नॉर्मल हमको इक्विटी के अंदर लॉस हुआ, कैश सेगमेंट में लॉस हुआ, तो उस लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करें हम, तो उसको जरा ध्यान से समझिए। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एनी इनकम इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी नॉर्मल जो बिजनेस का लॉस होता है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस अब मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, देखिए इक्विटी के अंदर अगर डिलीवरी वाला या फिर एफएनओ वाला, इक्विटी डिलीवरी या फिर एफएनओ के अंदर अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस आप एडजस्ट करवा सकते हैं किसी भी इनकम से, इंक्लूडिंग जो स्पेकुलेटिव में आपको कोई इनकम हुई। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपके लिए लेकर के चलता हूं, मेरे को 1 करोड़ का लॉस यहां पर हुआ, मेरे को 2 करोड़ का लॉस यहां पर हुआ और मेरे को 10 करोड़ के प्रॉफिट इंट्राडे में हुए। बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है, 10 करोड़ के प्रॉफिट यहां पर हुए, 1 करोड़ का लॉस यहां पर हुआ और 2 करोड़ का ये भी मेरे को लॉस यहां पर हुआ। पॉइंट आता है कैसे आप इसको क्या सेट ऑफ कैसे करेंगे। तो सेट ऑफ के लिए जो ये नॉर्मल बिजनेस के लॉस हैं, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है नॉर्मल बिजनेस है, ये दोनों नॉर्मल बिजनेस के लॉस आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं। सो इसमें से आप ये माइनस कर सकते हैं 3 करोड़ और जो बैलेंस 7 करोड़ है उसके ऊपर आप टैक्स दे सकते हैं। अब वाइस वर्सा सिचुएशन देखिए, मान लीजिए इंट्राडे के अंदर मेरे को 2 करोड़ के लॉसेज हो जाते हैं और एफएनओ के अंदर मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट है और डिलीवरी के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट है। सो द क्वेश्चन इज, क्या मैं अपने इस वाले इंट्राडे वाला जो मेरे को लॉस है, क्या मैं इसको अपने नॉर्मल बिजनेस के इनकम से एडजस्ट कर सकता हूं? तो आंसर इज नो, आप नहीं कर पाएंगे। ये सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया हुआ है, स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद द
स्पेकुलेटिव इनकम से आप सेट ऑफ करवा सकते हैं। ये जो आपको इक्विटी इंट्राडे में लॉस हुआ, ये स्पेकुलेटिव लॉस है। तो ये वाला जो आपका स्पेकुलेटिव लॉस है, इस स्पेकुलेटिव लॉस को ओनली आप स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट करवा पाएंगे, ना ही तो आप इससे एडजस्ट करवा पाएंगे क्योंकि ये आपका नॉर्मल इनकम है, ना ही आप इससे एडजस्ट करवा पाएंगे। स्पेकुलेटिव लॉस ओनली स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट करवाया जा सकता है। सो इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सबके अंदर आपको लॉस हो गया, सबके अंदर। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपको इसमें भी लॉस हुआ, इसमें भी लॉस हुआ, तो पूरे बिजनेस में आपको इंट्राडे में 2 करोड़ का लॉस हुआ, डिलीवरी में 1 करोड़ का, एफएनओ में 1 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है। और आपकी सैलरी की इनकम है मान लीजिए 5 करोड़। तो क्वेश्चन आता है, क्या मैं अपनी सैलरी की इनकम से बिजनेस के लॉसेस को एडजस्ट करवा सकता हूं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इसको ध्यान से पढ़िए, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम से आप उसको एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारे 2, 3 और 4 टोटल 4 करोड़ के लॉसेस जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 4 करोड़ के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये वाले जो लॉसेस हैं कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे? 4 ईयर तक। और ये 1 करोड़ और 1 करोड़ ये वाले लॉसेस कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे? 8 ईयर तक आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो ये वाला 2 करोड़ का लॉस है, ये नेक्स्ट ईयर जाकर के भी खाली मेरी स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट करवाया जा सकता है। और ये वाले जो लॉसेस हैं, ये आप नॉर्मल बिजनेस से या फिर स्पेकुलेटिव इनकम से भी एडजस्ट करवा सकते है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एक चेंज करूं, सैलरी की जगह पर मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट था और मैंने प्लॉट सेल किया। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मुझे प्रॉपर्टी सेल करने पर होते हैं कैपिटल गेन के अंदर, वो 10 करोड़ के होते हैं। सो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मेरे लॉसेस एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि स्पेकुलेटिव लॉस जो है वो ओनली स्पेकुलेटिव इनकम से आपका एडजस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है वो आपको सैलरी को छोड़ करके बाकी किसी भी इनकम से एडजस्ट करवाया जा सकता है। तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मेरे 1 करोड़ ये वाले और 1 करोड़ ये वाले 2 करोड़ रुपीस एडजस्ट करवाए जा सकते हैं। और मेरे नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है वो कितने हो जाएंगे? 8 करोड़ रुपीस मेरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर मुझको टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही ये जो 2 करोड़ मेरा बैलेंस बचा, ये जो 2 करोड़ इंटरडे वाला बैलेंस बचा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो ये कैरी फॉरवर्ड के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस होते हैं, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। वैसे जब आप आईटीआर की यूटिलिटी यूज करेंगे वहां पर इन चीजों का ध्यान ऑटोमेटिकली वो जो यूटिलिटी अपने आप कर लेती है, बट फिर भी आपको इनके कंसेप्ट जो है वो सारे पता होने चाहिए, किस तरीके से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो है वो काम करता है। स्पेशली जब आप लॉसेज आपके होते हैं तो लॉसेज के केस में तो आपको जरूर ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन से चाहिए होते हैं? सबसे पहले आपको चाहिए होती है आपकी पीएनएल रिपोर्ट। फर्स्ट वन इज पीएनएल रिपोर्ट, या फिर किसी पोर्टल में इसको कैपिटल गेन रिपोर्ट भी बोला जाता है। सो पीएनएल रिपोर्ट या फिर कैपिटल गेन रिपोर्ट आपको चाहिए होती है फॉर द रेलिवेंट ईयर टू डाउनलोडेड फ्रॉम डीमेट ऑफ अ पेन। आप अपने डीमेट अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट रिपोर्ट या फिर एक्सपेंस रिपोर्ट आपको चाहिए होती है। इससे आपको पता चलते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके होते हैं। बेसिकली जनरली आपके जो कॉस्ट रिपोर्ट होती है पीएनएल के अंदर ही कवर हो जाती है बहुत सारे ब्रोकर्स में, लेकिन किसी में सेपरेटली भी आपको मिलती है। तो अगर ये सेपरेटली मिल रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पीएनएल के अंदर या कैपिटल गेन रिपोर्ट के अंदर भी वो चीज कवर हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट फॉर द ईयर, बैंक स्टेटमेंट फॉर्म 26AS, डिटेल ऑफ अदर इनकम, सैलरी, डिविडेंड, अदर बिजनेस इनकम, ये आपको बेसिकली AIS से भी मिल जाएगी। और AI से रिलेटेड भी एक छोटी सी अपडेट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड लास्ट है डिडक्शंस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए टू अवेल द डिडक्शंस। नाउ AIS की अगर मैं बात करूं तो आपको AIS भी जरूर चेक करना है, लेकिन AIS के अंदर आपकी जो ये वाली शेयर की रिपोर्टिंग होती है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का कवर किया है, ITR 3 फाइल किया, ITR 2 भी फाइल की है, बट उसके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। जो आपकी कैपिटल गेन रिपोर्ट या पीएनएल रिपोर्ट के अंदर आपकी सेल कंसिडरेशन होती है वो आपके AIS से मैच नहीं हो रही है। तो यहां पर अगर आप AIS को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से दैट इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू ब्लाइंडली फॉलो द AIS, बिकॉज AIS इज जस्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। सो वो इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर स्टेटमेंट दी हुई है, बट अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको पता चलेंगे, एक्चुअल गेन जो निकलेंगे, जो एक्चुअल इनकम आपकी निकलेगी, वो आपके कैपिटल गेन रिपोर्ट या फिर पीएनएल रिपोर्ट की हेल्प से ही निकलेगी। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका भी डिफरेंस आ रहा है, और मेरे हर क्लाइंट के केस में आया है, देखिए माइनर सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया, माइनर सा डिफरेंस है, बट होता क्या है, ट्रांजेक्शन जब बहुत ज़्यादा होती है तो माइनर डिफरेंस करके भी एक काफ़ी
अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है वहां पर। सो उस केस में मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जो आपकी कैपिटल गेन की रिपोर्ट बता रही है, जो आपका पीएनएल रिपोर्ट बता रहा है, जो आपका डीमैट अकाउंट बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन करें। क्रॉस रेफरेंस के लिए आप एक बार देख सकते हो एआईएस, बट एआईएस को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। अपनी कैपिटल गेन रिपोर्ट को एंड पीएनएल रिपोर्ट को ही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपको एक्चुअल डेटा बताती हैं, वो आपकी एक्चुअल इनकम बताती हैं। ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनकम है, लाइक डिविडेंड इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एआईएस की हेल्प ले सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से करेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, सो ये एआईएस का एक छोटा सा पॉइंट था, क्योंकि एआईएस नई चीज आई है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है वो इससे रिलेटेड भी आया है कि सर ऑडिट हमको कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। ऑडिट हमको इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब आप एक ट्रेडर हैं, यानी आपकी इनकम अब पीजीबीपी के अंडर आएगी। तो जब आप पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबिलिटी आपकी अराइज होती है, तभी टैक्स ऑडिट की बात आती है। जब मैंने आपसे सेक्शन 111, 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि कैपिटल गेन में आपका कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे आपकी टर्नओवर 10 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। वहां पे पहली बार टर्नओवर होता ही नहीं है, वो तो आपकी सेल कंसिडरेशन होती है। लेकिन जब बात आती है पीजीबीपी की, तो पीजीबीपी के अंदर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो आपको जरूर समझना पड़ेगा कि आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सो इन बातों का ध्यान रखिए। आप समझिए कब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। असेसमेंट ईयर 21, 22 जो हमारा चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट आता है एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में जानना चाहते हैं, प्रोफेशन को आप छोड़ सकते हैं, इसमें कवर नहीं होंगे। मैंने वैसे चार्ट जो है ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, बट मैं स्पेसिफिकली जो आपसे डिस्कस करूंगा वो शेयर ट्रेडर्स के लिए ही डिस्कस करने वाला हूं। तो आपका बिजनेस के अंदर कवर होता है सेक्शन 44A(D) के अंदर। टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको मिनिमम प्रॉफिट कितने दिखाने पड़ेंगे? 6%। 8% इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि शेयर ट्रेडिंग आज की डेट में कंप्लीटली ऑनलाइन है, तो वहां पे आप कैश में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, तो 6% जो है वो मिनिमम आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपकी 2 करोड़ की टर्नओवर है, और यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना, जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन है वहां पे टर्नओवर का मतलब है जो आपका डिफरेंस बन के आया वो। जो एफएनओ ट्रांजैक्शन है वहां पे टर्नओवर का मतलब है जो आपका डिफरेंस आया वो। जो आपकी डिलीवरी वाली ट्रांजैक्शंस हैं, देखिए ना यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जो डिलीवरी वाली ट्रांजैक्शन है, बस यहाँ पर आपको एक्चुअल सेल प्राइस कंसीडर करना है। इन दोनों केस में आपको ओनली डिफरेंस कंसीडर करना है, वही आपका टर्नओवर है। तो टर्नओवर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो पूरा का पूरा मत देखने लग जाइएगा कि जितने आपने सेल किए वो आपका टर्नओवर नहीं है। टर्नओवर आपका यहाँ पर इस तरीके से निकाला जाएगा जो हमने डिस्कस किया। तो उसका आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट जो है 44A(D) के अंदर शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे कम शो करना चाहते हैं, द पॉइंट इज, अब बात करते हैं टैक्स ऑडिट कैसे एप्लीकेबल होगा। अगर आप 6% से कम शो करना चाहते हैं या फिर लॉस शो करना चाहते हैं, और आपकी जो मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। अगर इंडिविजुअल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, स्पेशली इंडिविजुअल की जो स्लैब रेट होती है वो 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट होती है। सो 2.5 लाख से ज़्यादा है अगर आपकी इनकम, और आप इससे कम लॉस क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सेक्शन 44A(B) के अंदर। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा टर्नओवर की लिमिट की अगर बात करें तो टर्नओवर की लिमिट आपकी होती है 10 करोड़। टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट की लिमिट का ध्यान रखिएगा। देखिए टर्नओवर की लिमिट में तो चांसेस हैं कि आप ना फंसो, क्योंकि 10 करोड़ की टर्नओवर लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट जो है 6% से कम दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉफिट मान लीजिए दिखाते हैं 10 करोड़ का 6%, और मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए वो 6% से काफ़ी कम है। तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा भी होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आती है। तो वो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है और आप यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कवर करना चाहते हैं, 6% से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं या फिर लॉस दिखाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अब एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप मान लीजिए खाली ट्रेडर हैं, आप और कोई काम ही नहीं करते, ना ही आपकी सैलरी की इनकम है, ना ही अदर सोर्सेज की इनकम है, आपकी ओनली पीजीबीपी के अंदर आती है, पीजीबीपी में आप ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी के अंदर, और आपके लॉस हो जाते हैं 2 लाख के, 4 लाख के, 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, खाली आपके लॉस है, उसके अलावा आपकी कोई इनकम ही नहीं है, 1 रुपये की आपकी इनकम है ही नहीं, आपके पूरे लॉसेज हैं, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि आप भले ही इस लिमिट से कम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स जो होती है उससे कम है। तो अगर आपके ओनली लॉसेज हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ओनली लॉसेज ही लॉसेज हैं
प्रॉफिट है ही नहीं कुछ भी, ओनली लॉसेज है, तो टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट और अगर 10 करोड़ को लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आपको प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं देखना। फिर तो अगर 10 करोड़ को आपके टर्नओवर क्रॉस कर गई तो ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी है। ऑडिट मैंडेटरी है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको जो टार रिपोर्ट होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उनसे फाइल करवानी पड़ेगी। एनआईटीआर जो है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करेंगे, अदरवाइज आप जो है खुद आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नाउ आप कैसे आईटीआर फाइल करेंगे, चलिए सबसे पहले अब आपको कॉम्पिटिशन दिखाऊंगा मैं। कॉम्पिटिशन के बाद में डिस्कस करूंगा किस तरीके से आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है, आईटीआर 3 के अंदर किस तरीके से आपको ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो शो करनी होती हैं। चलिए चलते हैं गाइस सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। सो गाइस वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ एंड चलिए लेट्स डिस्कस किस तरीके से आपको सबसे पहले कंपटीशन करनी है एंड देन आफ्टर कंपटीशन कैसे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस करना है। सो फर्स्टली आपको मैं दिखाता हूं कि जो जीरोदा की टैक्स रिपोर्ट होती है, टैक्स पीएनएल रिपोर्ट होती है, जो कि आपके वहाँ पे कंसोल से मिलती है आपको, वहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आपको मिलता है। सो इक्विटी के अंदर आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, देन कंपटीशन की तरफ चलते हैं एंड देन आईटीआर फाइलिंग। सो दिस इज बेसिकली इक्विटी सेक्शन में आप जाएंगे, म्यूचुअल फंड एफएनओ के अंदर है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। एफएनओ हमारे केस में नहीं है। करेंसी, कमोडिटीज, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है रेलिवेंट वो आपके रेलिवेंट शीट्स के अंदर आती हैं। इक्विटी के अंदर हमारी मोस्टली ट्रांजेक्शन्स है। इक्विटी में यहाँ पर 3 मेन क्लासिफिकेशंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स। इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है, वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर ही कवर होगा। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारी हमारी इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स है। इसका ट्रीटमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। सेकेंड वन इज द शॉर्ट टर्म ट्रेड। नाउ यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उस केस में आपके लिए डिलीवरी वाले शेयर्स हैं, तो डिलीवरी में मतलब नॉर्मल बिजनेस होता है। क्योंकि आज जो हमने पर्सपेक्टिव लिया है वो है एक ट्रेडर का। सो ट्रेडर वाले पर्सपेक्टिव में ये जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी हैं ये भी एज अ नॉर्मल बिजनेस इनको काउंट किया जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस ये नहीं होंगे बट नॉर्मल बिजनेस होंगे। हमने ऑलरेडी थ्योरी वाले सेशन में इस चीज को कवर कर लिया था। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मतलब आपका मेन काम ट्रेडिंग करना, आपका बिजनेस नहीं है, आपका काम नहीं है ट्रेडिंग करना, सो उस सिचुएशन में आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाते हैं। सेक्शन 111A एप्लीकेबल होता है। उसके लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को रेफर कीजिए अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और साथ में इंट्राडे भी है। सो इंट्राडे के लिए आप आज की सेशन देख सकते हैं कि इंट्राडे का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस का। बाकी इन्वेस्टर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। सो यहां पे मिस्टेक मत करना। अगर आप एक ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, आपका काम ट्रेडिंग करना है, उस केस में शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है ये आपके नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस बनती हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनते हैं। चलिए सो बाकी लॉन्ग टर्म हमारे केस में है नहीं, वरना इसके नीचे लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस भी आपकी होती हैं। लॉन्ग टर्म में भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको परचेज किया है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपने एक शेयर किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है। अगर आपका एम जो है उससे डिविडेंड अर्न करना है तो इसका मतलब आप वो शेयर क्या है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए फिर वो कैपिटल गेन कहलाएगा। बट अगर आपको उसके प्राइस में हाइक की वजह से अगर आपने मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जो एक ट्रेडर काम करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने परचेज किया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पर्पस से परचेज किया है, सो इट इज इमैटेरियल कि वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो आपके बिजनेस का ही पार्ट बनता है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड ही कहलाता है। चलिए इस तरीके से आपको कंपटीशन शीट मिलती है। अब इसके अंदर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, आपके सबसे पहले क्वांटिटी आ जाती है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, देन आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सिंबल है ये आपकी जो है स्टॉक होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, सबसे पहले वो आती हैं। देन क्वांटिटी, बाय, सेल वैल्यू, फिर रियलाइज पीएनएल आपका कितना है। देन आपकी टर्नओवर आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर ऐड की है। सो ये टर्नओवर कैसे हमने कैलकुलेट की, एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया हमने एब्सोल्यूट का। एक्सेल के अंदर ABS का एक फॉर्मूला होता है, वो आप इसके अंदर लगा देंगे तो आपकी यहाँ पर टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाती है। सो देखिए इसमें हुआ कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस है। आपकी नेगेटिव फिगर यहाँ पर बस पॉजिटिव होकर के आ गई है। और टर्नओवर निकालने के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस में, स्पेकुलेटिव शेयर ट्रांजैक्शन में आपको यही करना होता है, नेगेटिव फिगर्स को पॉजिटिव कंसिडर करना होता है। सो इसका जब आप टोटल करेंगे तो वो आपकी टर्नओवर आ जाएगी। उसके बाद आपके ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, सेबी चार्जेस होते हैं, SGST, CGST, ICGST जो भी रिस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है वो आपका यहाँ पे चार्ज होता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी, STT चार्ज होगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं।
ये सारी जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके केस में मिलेंगे, तो इनको भी हमको कंसिडर करना है। इवन एसटीटी वाले जो चार्ज हो, इस पर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम जब आप कंप्यूट करते हैं तो आपको एसटीटी का बेनिफिट मिलता है, तो आपको इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। बट अगर जब आप इसको कैपिटल गेन में, पहली बात इंट्राडे को तो कैपिटल गेन में ले जाते ही नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड होते तो वहाँ पर अगर आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ले जाते तो आपको एसटीटी का बेनिफिट वहाँ पर नहीं दिया जाता है। सो इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखिएगा। सो मूविंग फर्दर, ये हमारा हो गया है इंट्राडे ट्रेड। इसी तरीके से हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है, उसमें भी सेम चीज़ है। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज, मैंने इन सबका टोटल नीचे लिख लिया है कि भाई रियलाइज पीएनएल हमारा इतना है, टर्नओवर इतनी है, इतने हमारे ब्रोकरेज है, सबका टोटल मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेड जो हमारे हैं, ये हमारा एक नॉर्मल बिजनेस की तरह हम इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम जो है वो ट्रेडर है। सो इस केस में भी हमने क्या किया, रियलाइज पीएनएल, टर्नओवर और इन सबका टोटल हमने यहाँ पर कर लिया है। सो इसको अब चलते हैं, अब जो हमारी इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट है, जिसको बेसिकली कॉम्पिटिशन शीट बोला जाता है, उसके अंदर चलते हैं और उसके अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसमें कैलकुलेशन अभी करनी है। अभी फाइनल कैलकुलेशन हुई नहीं है हमारी, कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करनी है। सो बेसिकली हमारे दो टाइप्स के बिजनेस यहाँ पे निकल के आते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। सो दो टाइप्स के बिजनेस है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है एंड सेकंड वन इज नॉर्मल बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन है वो, एंड नॉर्मल बिजनेस जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड है वो। यहाँ पर रियलाइज पीएनएल सबसे पहले हमने लिया हुआ है। नाउ रियलाइज पीएनएल कौन सा वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, दिस वन, दिस इज द रियलाइज पीएनएल इंट्राडे वाला, क्योंकि फर्स्ट वन स्पेकुलेटिव है ना, तो इंट्राडे वाला सबसे पहले हमको लेना है। सो इसका जो है टोटल हम देखेंगे, नीचे हमने टोटल किया हुआ है 533,178, 533,178। इसमें से जितने ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ये वाले सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ब्रोकरेज से भी चार्जेस, SGST, CGST, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी, STT, ये सभी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो सभी एक्सपेंसेस हमने क्लेम किए हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक्सपेंसेस तो जो हमारी रिपोर्ट के अंदर थे, हमने वो क्लेम कर लिए। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी रिपोर्ट्स में अवेलेबल ना हो, जैसे आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिन के एक्सपेंसेस, अलॉन्ग विद इट डेप्रिशिएशन। आपकी कोई कैपिटल एसेट है, लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डेप्रिशिएशन होता है, सो वो भी आप फर्दर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें अदर क्रेडिट्स में, अदर डेबिट एंड क्रेडिट्स के अंदर डाली हुई हैं। आप जो है स्पेसिफिकली नेम लिख करके भी उन चीज़ों को भी यहाँ पर जो है कंसिडर कर सकते हैं। उनकी जो आपके बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। परफेक्ट। सो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया। सिमिलरली हमने नॉर्मल बिजनेस के लिए भी यही किया है। नॉर्मल बिजनेस का भी हमने यहाँ पर नीचे टोटल लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यू विल गेट द टोटल हेयर। सो दिस इज द टोटल अमाउंट। रियलाइज पीएनएल इतना आ गया 62,614। सो 62,614, इसमें से जितने एक्सपेंसेस थे वो हमने यहाँ पे माइनस किए, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट हमारा ये आ गया है। नाउ नेट प्रॉफिट इज दिस। टर्नओवर हमारा कैसे आया होगा, टर्नओवर कैसे आया होगा। अब मैं टर्नओवर थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्पेकुलेटिव वाला है, स्पेकुलेटिव के केस में हमारा टर्नओवर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो एब्सोल्यूट फिगर में लेकर के जो वैल्यू आती है, वो मैंने आपको दिखाया था ना। जैसे ये इंट्राडे है, ये स्पेकुलेटिव है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव फिगर्स को भी पॉजिटिव कंसिडर किया, एंड देन उस पूरी ट्रांजेक्शन्स का, पूरे ईयर की ट्रांजेक्शन का टोटल किया। सो यू कैन सी हियर 27, दिस इज अवर टर्नओवर। इसको केयरफुली एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक टैक्स ऑडिट का पॉइंट भी आता है, वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 27,88,110, 27,88,110। नो, दिस इज नॉट द सेल्स फिगर। जो सेल की है वो नहीं है, ये डिफरेंस है। हमने डिफरेंस को एब्सोल्यूट फिगर में लिया हुआ है। दैट इज द टर्नओवर इन केस जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो इंट्राडे में आपका टर्नओवर वो आपको कंसीडर करना होता है। अगर बात करें नॉर्मल बिजनेस की, ये आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में यहाँ पर आपकी जो टर्नओवर होगी वो क्या होगी, जो आपने ग्रॉस सेल की होगी। यहाँ पर आपकी जो सेल्स वैल्यू होगी ना, यानी दिस वन सेल्स वैल्यू, यही आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी टर्नओवर बन जाती है। तो यहाँ पे आपको सिमिलर फिगर्स यहाँ पर देखेंगे। मैंने बस इसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया। शॉर्ट टर्म ट्रेड में, यानी जब नॉर्मल बिजनेस है वो, तो 962,643, 962,643। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आपके लॉसेज आते हैं, तो लॉसेस को कैसे आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक जीपी रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जीपी रेशियो इज 14% एंड 6% मेरे केस में। अगर आपका 6% से कम है, 6% से कम है, और आपकी टोटल इनकम जो आ रही है, ये 2,50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपके लिए रिक्वायर्ड है टैक्स ऑडिट करवाना। ठीक है। और
2,50,000 से ज़्यादा ये इनकम है और आपका ये प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो 6% से कम आ रहे हैं, क्योंकि 44 AB की लिमिट होती है 6%। तो अगर उससे कम प्रॉफिट है और आपकी जो टोटल इनकम है 2.5 लाख से इंडिविजुअल के केस में एक्सीड कर जाती है, तो आपके लिए मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट करवाना। उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से कम है, भले ही आपके कम आ रहे हैं, मान लीजिए अब जब अगर दोनों केस में आपके लॉसेज ही आ रहे हैं, दोनों केस में आपके लॉसेज हैं, तो उस केस में नेगेटिव आएगी। तो 6% से तो कम है, 6% से कम है, अग्रीड, बट यहाँ पर जो है प्रॉफिट आपके 2.5 लाख से कम है, इसलिए और टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टैक्स ऑडिट का सिनेरियो जो है वो ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके प्रॉफिट यहाँ पर एक्सीड कर जाते हैं तो प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको टर्नओवर वाला पॉइंट देखना होता है। सो प्रॉफिट वाला पॉइंट के लिए आपको देखना है 6% वाला 6 से कम नहीं है। अगर 6 से कम है तो अपनी आप एक बार टोटल इनकम जो होती है यहाँ पर बिजनेस की वो चेक कर लीजिए, वो आपकी 2.5 लाख जो है उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सीड कर रही है देन यू नीड टू कंसल्ट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ टैक्स ऑडिट। गॉट इट। और उसके बाद टर्नओवर वाला, तो प्रॉफिट वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट जो होता है वो टर्नओवर वाला होता है। टर्नओवर की लिमिट जो है वो 10 करोड़ आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। सो इसका आपको टर्नओवर दोनों का देखना होता है। टर्नओवर जब आप बात करते हैं तो जितने बिजनेस आपके हैं, यहाँ पे हमारे 2 बिजनेस निकल के, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेस, दोनों का आपको टोटल लेना है। सो 37,50,000 दिस इज द टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स। सो इस पे हमको कंसीडर करना है। तो ऑब्वियसली बहुत कम है, 10 करोड़ मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा लिमिट होती है। सो उससे काफ़ी कम है, 37,50,000 ओनली। तो हमारे वाले केस में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पर ध्यान से चेक करना है टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आपके केस में है या नहीं है। बिकॉज अगर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है टैक्स ऑडिट की और आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते तो वहाँ पे पेनल्टीज बहुत हैवी होती हैं इनकम टैक्स के अंदर। सो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, टैक्स ऑडिट वाले पॉइंट को। परफेक्ट। सो पीजीबीपी की हमारी कंपटीशन यहाँ पर डन हो चुकी है। उसके बाद अदर सोर्सेज में कुछ इनकम हमारी है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है हमारा, एंड डिविडेंड इनकम हमारी है। तो ये फिर कंपटीशन शीट है। वैसे ये पूरी कंपटीशन शीट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इनकम अंडर दैट पीजीबीपी दोनों को मिला करके, यानी स्पेकुलेटिव एंड नॉर्मल बिजनेस को मिला करके 4,49,114। अदर सोर्सेज की इनकम 16,838 एंड टोटल इनकम इज 465,952। परफेक्ट। तो 5 लाख के अंडर है तो इसके ऊपर टैक्स हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। सो इस तरीके से नॉर्मल सी कॉम्पिटिशन हमने प्रिपेयर की है। अब चलते हैं रिटर्न फाइलिंग की तरफ। तो रिटर्न फाइलिंग की तरफ आपको सबसे पहले लॉग इन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे अब रिटर्न फाइलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले अपना फॉर्म नंबर 26AS यहाँ से ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड वो आपने अपनी कॉम्पिटिशन में कंसिडर की है या नहीं की है। सेकेंड पॉइंट, सर्विसेज में जाकर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS स्टेटमेंट जो है उसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो आपने कंसिडर किया है या नहीं किया है। ये मैंने आपके साथ वैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपका कुछ वेरिएशन आ सकता है जो आपकी शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन है उनके अंदर। तो उस केस में मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप अपनी कैपिटल गेन और PNL को जो है कंसिडर करें। उसके अलावा जो इनकम आपकी AIS में आ रही है, लाइक आपका कोई रेंट आ रहा है, आपका कोई इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आ रहा है, कोई FD पे इंटरेस्ट आ रहा है, उसके लिए जो है आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड के लिए भी आप AIS को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी सेल कंसिडरेशन आप AIS से मत पिक कीजिए। उसके लिए आप कैपिटल गेन या फिर PNL जो रिपोर्ट होती है, जैसे कि हमने जीरोदा की यूज़ की है, वो आप यूज़ कीजिए, बेस्ट है वो। चलिए मूविंग ऑन। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग के लिए हमको क्या करना होता है, आपको ई फाइलिंग पे जा करके ITR 3 हम फाइल करेंगे। ITR 3 के लिए डाउनलोड प्रीफिल डेटा आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करते हैं, करंट असेसमेंट या 21-22 एंड देन डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने जस्ट अभी डाउनलोड किया हुआ है, हमारे डेस्कटॉप पे सेव है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद हमको चाहिए होती है यूटिलिटी। सो यूटिलिटी आपको कहाँ से मिलेगी, आप लॉग आउट करेंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में आप जाएंगे एंड यहाँ पे असेसमेंट या 21-22 यूटिलिटी, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी 1 to 4, तो ये वाली यूटिलिटी जो है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो मैंने ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। सो वी विल डायरेक्टली मूव टू द यूटिलिटी। जब आप यूटिलिटी ओपन करेंगे ये इंटरफेस आएगा, कंटिन्यू करेंगे आप, यहाँ से फाइल रिटर्न पे आप जाएंगे, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू करके यहाँ पे आपको पेन डालना है। इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमने इंपोर्ट किया हुआ ऑलरेडी, तो एक काम करते हैं, ओके। सो इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे हमको क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ पे पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर करेक्टली सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रोसीड कीजिए। जो आपने JSON फाइल हमने अभी डाउनलोड की है उसको यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए, दिस वन।
प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए, आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। फाइल रिटर्न पे आप क्लिक कर लीजिए, इंडिविजुअल एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद ITR नंबर 3 हम आज फिल करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख होती है, उससे ज़्यादा है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एंड देन इसको आप कंटिन्यू करेंगे। जनरल शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल्स कौन कौन से मैंडेटरी हैं वो आप रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ कौन कौन से। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो मैं सैलरी को डिससेलेक्ट कर देता हूँ। आपके केस में अगर सैलरी की इनकम भी है तो सैलरी को आप सेलेक्ट करके सैलरी की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी है तो इसको टिक करके हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी डाल दीजिए। वो सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ होती नहीं है। आज हमारा फोकस ओनली जो शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन होती है उनके ऊपर है। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, देखिए हो सकता है आपके हों, हमारे केस में नहीं है। कैपिटल गेन अगर आपके हैं तो आई वुड रिकमेंड कि जो लास्ट वाली मेरी वीडियो थी जहां मैंने ITR 2 फिल करना सिखाया था, तो सेम कैपिटल गेन के शेड्यूल दोनों में सेम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जो वहां पे शेड्यूल थे कैपिटल गेन के, सेम शेड्यूल ITR 3 के अंदर भी आपके हैं, तो कोई उसमें चेंज नहीं है। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, नो वरीज, आप वो वाली वीडियो चेक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट हमारे केस में नहीं है तो मैं डिससेलेक्ट कर रहा हूँ, शेड्यूल डिससेलेक्ट हो नहीं रहा। नेवरदलेस चलिए तो इसको सेलेक्ट रहने देते हैं। 44 अब हमारा डिससेलेक्ट हो गया। परफेक्ट। तो ये डिससेलेक्ट हो गया क्योंकि हमारे केस में कैपिटल गेन नहीं है, हम ओनली PGBP एक ट्रेडर के लिए जो है ITR फाइल कर रहे हैं। अदर सोर्सेज है तो इसको टिक रहने देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। थर्ड हमारा बिजनेस के अंदर आ जाइए। अदर इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए हमको, शेड्यूल तो रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, बाकी सारे रहने देते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, GST की शेड्यूल की भी ज़रूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, डेप्रिशिएशन की भी हमारे केस में नहीं हमने लिया है तो इसको आप डिससेलेक्ट कर सकते हैं, डेप्रिशिएशन के शेड्यूल्स को। डिडक्शंस हमने कोई भी क्लेम नहीं है। आपके केस में डिडक्शन है तो डिडक्शन वाले शेड्यूल को रहने दीजिए। और 80D की है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, 80G की भी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके नॉर्मली आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो मैं डिससेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारे केस में कोई भी डिडक्शन नहीं है। आप कॉम्पिटिशन चेक करेंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ, हमारे केस में कोई भी डिडक्शन नहीं है, सो मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। देन टैक्स की बात ये आती है तो टैक्स में तो आपके सारे शेड्यूल्स आप सेलेक्ट रहने दीजिए। अदर्स में चलें तो शेड्यूल ऑफ करंट ईयर लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हमारे नहीं है। अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो या सेट ऑफ करवा रहे हैं तो इन वाले शेड्यूल्स को टिक रहने दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो मैं चेक करता हूँ, ये डिससेलेक्ट हो ही नहीं रहे, वैसे तो ऑटोमेटिकली रहेंगे, ये डिससेलेक्ट नहीं होंगे। फॉरेन असेट, अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की टोटल इनकम बनती है तो फॉरेन असेट्स की डिस्क्लोजर, शेड्यूल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी का डिस्क्लोजर आपको देना होता है जब 50 लाख से ज़्यादा की आपकी टोटल इनकम होती है। परफेक्ट। इसको सारे शेड्यूल सेलेक्ट करने के बाद यू नीड टू कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू करने के बाद आप स्किप द क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन पे आइए। सबसे पहले कॉन्टैक्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, फाइलिंग सेक्शन 139(1) के अंदर। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, इस पर आप नो कर दीजिए। एंड मतलब ये न्यू टैक्स रिजीम है, न्यू स्लैब रेट्स है, तो अगर आपने उसमें ऑप्ट करना चाहते हैं वैसे मत करो। डिडक्शंस वगैरह आपको क्लेम करनी है तो यहाँ पे आपको नो ही करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है एंड यहाँ पे हम 182 डेज करेंगे। डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ 115H, नो। सेक्शन 5A पोर्टुगीज सिविल कोड, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, बेसिकली गोवा के सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है। वेदर असेसिस लोकेटेड IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं, आप खुद फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। डायरेक्टर अगर आप किसी कंपनी में तो येस करना है तो, और आपको उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ती है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो जो आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में अगर आपने इक्विटी शेयर हेल्ड किए हुए हैं तो आपको येस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। एंड ये करके आपको सेव करना होता है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सो आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन नंबर 44AA, इसको आप नो करेंगे। वेदर असेसी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन AE, या इसके अंदर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आंसर इज नो। वेदर टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर ग्रॉस रिसीट ऑफ द बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, सो नहीं, हमारी 1 करोड़ के कमी थी ना, 37 लाख थी आई गेस, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 37 लाख थी तो 1 करोड़ से कम ही थी, सो एक्सीड 1 करोड़ बोल रहा है तो इसको हम नो करेंगे। आर यू लायबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, आंसर इज नो, हम टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। अगर आप लायबल हैं तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, वो यहीं पे आपको चेक करना पड़ेगा और आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंसल्टेंसी यहाँ पर लेनी पड़ सकती है। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 92E, नो, ये TP रिपोर्ट होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई और रिपोर्ट के लिए अगर है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो। इनकम टैक्स के अलावा किसी और एक्ट में कर रहे हैं
तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं अगर किसी और एक्ट में नहीं हो रहा है ऑडिट तो इसको देन आपको सेव करना है। बैंकिंग डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती हैं, किसी एक अकाउंट को आप नॉमिनेट कर सकते हैं रिफंड के लिए। देन यू नीड टू कन्फर्म। जनरल इन्फॉर्मेशन डन हो गई। नेचर ऑफ बिजनेस में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, ऐड डिटेल्स करेंगे, बिजनेस कोड आप डाल दीजिए। सो बिजनेस कोड अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं उस केस में आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 13010 जो है ये कोड यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई ट्रेड नेम है, कोई नाम आपने रखा है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नेम भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड देन इसको आप ऐड कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। बिजनेस डिटेल आपकी कंफर्म हो गई। बैलेंस शीट जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नो अकाउंट केस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 0000 अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपनी फिगर्स को भी रिस्पेक्टिवली पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आप सेव कर दीजिए एंड देन कंफर्म। ओके, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग में ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह की है तो देखिए डाल दीजिए, अदरवाइज 0 भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती वहाँ पर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ तो कुछ नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग तो आप क्या ही करते होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हमको डालनी पड़ेगी नॉर्मल बिजनेस की डिटेल। स्पेकुलेटिव वाले की तो हमारी अलग से जाएगी। वेट अ मिनट ना, नॉर्मल बिजनेस की डिटेल तो हमको डालनी पड़ेगी। नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर कितना था? टर्नओवर 9,62,643, तो ये हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल ऑफ गुड या फिर सेल ऑफ सर्विस, तो एक सेकंड रुको, इसको एडिट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स हमारे लिए वो गुड्स है। शेयर 62 ये है टर्नओवर हमारी 962,643 परफेक्ट। तो नेचर ऑफ रेवेन्यू अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। सो सेल ऑफ गुड्स में हमने डाल दिया 962,643, इसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। एंड उसके बाद में हमने ये हो गया ग्रॉस रिसीट फ्रॉम ऑपरेशन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे कुछ नहीं डालना आपको, इसको आप जस्ट सेव कर दीजिए। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, इसको 0 रहने दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट परचेज, हाँ ये परचेज वाला जो है, परचेज में आपको क्या डालना है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली ज़ीरोदा से हमारा यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमने ये बाय वैल्यू है ना, बाय वैल्यू हमारे लिए परचेज वैल्यू हो जाएगी। जब सेल्स को हम सेल वैल्यू को सेल ले रहे हैं तो बाय के लिए हमारी ये वाली फिगर आ जाएगी। तो इसका एक बार सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है। सम आ रहा है 9,000,029। एक सेकेंड रुक जाइए, 9,000,029, 9,000,029 परफेक्ट। सो 62,614 ये हमारा आ गया। ये हमारा रियलाइज पीएनएल होगा। 62,614 देख लीजिए हमारा मैच हो गया। 62,614 हमारा रियलाइज पीएनएल था। अभी इसके अंदर से और एक्सपेंसेस हैं वो भी हम माइनस करेंगे। पहले इसको कंफर्म कर देते हैं क्योंकि एक नॉर्मल बिजनेस था तो इसलिए नॉर्मल बिजनेस वाली डिटेल जो है वो हमको ट्रेडिंग के अंदर डालनी पड़ेगी। देन मूविंग ऑन, पीएनएल के अंदर डेबिट्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो देख लीजिए अगर आपको वो एसटीटी एक्सपेंसेस या वो सब मिलते हैं, नहीं मिलते तो इसको कंफर्म कीजिए। एक दूसरा पेज ओपन होगा, यहाँ पे नीचे अदर आता है। ऑडिट फी आपने अगर कोई पे करी है, ऑडिट हो रहा है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस, ये रहा, ये मैं ढूंढ रहा था। सो अगर आपको नहीं मिलता तो ये सारे एक्सपेंसेस आप अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिए और अलग अलग करके भी डाल सकते हो। तो इसको आप मिसलेनियस इनकम करके यहाँ पर डाल सकते हो। मिसलेनियस इनकम नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके आप डाल सकते हो, वरना एक एक एक्सपेंस का नाम लिख के भी डाल सकते हो। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, अब अमाउंट इतनी ज़्यादा है नहीं तो मैं नहीं डाल रहा। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आप अलग अलग करके डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। 2127 यहाँ पर आ रहा है तो 2127 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। परफेक्ट। तो ये एक्सपेंस हमने ऐड कर दिया। 60487 ये हमारी परफेक्ट नॉर्मल बिजनेस की इनकम जो है वो आ गई है। नॉर्मल बिजनेस की हम कंफर्म कर देते हैं, बट अभी स्पेकुलेटिव वाली हमने नहीं डाली है। 1 मिनट वेट करो, स्पेकुलेटिव भी हमको डालनी है। पीएनएल के अंदर ही आएगी। नो अकाउंट केस आपको दिख रहा है, इसके अंदर स्पेकुलेटिव की आपकी जो इनकम होती है वो यहाँ आती है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पे जाएंगे। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थर्ड वाली होती है, यहाँ पे आपको जाना है। टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कितना है, तो यहाँ पे आइए। टर्नओवर कितना है? 27,88,110, 2788,110, 2788,110। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है वो बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये था जो रियलाइज पेनल, ग्रॉस है, नेट नहीं पूछ रहा, ग्रॉस पूछ रहा है पहले। सो 533,178 एंड देन एक्सपेंडिचर जो हमारे ये एक्सपेंडिचर हुए इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। 1,44,550,
1,44,550, सो 3,88,628, 3,88,628, बिल्कुल परफेक्ट हमारी नेट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की जो इनकम है वो भी हमारी यहाँ पर मैच हो गई है, और नॉर्मल वाली बिजनेस इनकी इनकम है वो भी मैच हो गई। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नो अकाउंट के स्पेकुलेटिव वाला है 3,88,628, एंड जो हमारा 60,487 है ये हमारा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है। अलग अलग डालना होता है, ध्यान रखिएगा। स्पेकुलेटिव आपका अलग बिजनेस माना जाता है, नॉर्मल आपका जो डिलीवरी वाली ट्रेडिंग होती है वो उसको अलग कंसीडर किया जाता है। इसको देन हम कंफर्म करेंगे। शेड्यूल ऑफ बीपी, इसके अंदर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका यहाँ पे आ गया। कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना, जस्ट यू नीड टू कंफर्म हेयर 449,115। तो ये आप अपनी कंपटीशन में चेक करेंगे तो मिल जाएगा 449,114, 449,115। वो फ्रैक्शन की वजह से 1 रुपये का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है उससे। उसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम में आप जाएंगे, तो अदर सोर्सेज में हमारी कुछ इनकम थी वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। सो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग है, इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिट करते हैं। कितना आ रहा है 6548, इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे केस में देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है 80 TTA के अंदर। सो अगर आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट की लेना चाहते हैं डिडक्शन, तो यू कैन क्लेम इट हेयर। ये रहा 80 TTA, अप टू 10,000 आप क्लेम कर सकते हैं। बट हमने क्लेम नहीं की क्योंकि हमारा टैक्स नहीं बन रहा था, सो हमने क्लेम नहीं भी की, कुछ ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है यहाँ पर, हमको एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे हमको डिविडेंड ऐड करना है ना। तो डिविडेंड कितना है, जस्ट अ मिनट, 10,290। इनकम डिविडेंड इनकम अदर देन 2, तो नॉर्मल जो इनकम होता है वो आपका नॉर्मल डिविडेंड यहाँ आता है। डीम डिविडेंड का एक कंसेप्ट होता है, काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो वो अगर है वो, तो वो यहाँ पे कवर होता है। नॉर्मल डिविडेंड आपका फर्स्ट वाले पॉइंट में कवर हो जाता है 10,290। इसको ऐड करके आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 16,838, ये ऐड हो करके 16,838, इसको आप क्या कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। एंड देन CYLA, करंट ईयर के लॉसेस की एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पर होती है। सो हमारे केस में नहीं है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी वाला पोर्शन समझा रहा था कि यूटिलिटी अपने आप आपकी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर कर देगी, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूटिलिटी यहाँ पे अपने आप एडजस्टमेंट्स कर देती है। सो हमारे केस में नहीं है, तो हमको वी जस्ट नीड टू कन्फर्म हेयर। एंड उसके बाद BFLA, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर, हो सकता है पिछले साल में आपके कुछ लॉसेज हैं जो आपने क्लेम किए हो, तो वो आपके उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पे होती है करंट ईयर की इनकम से। बट हमारे केस में कोई लॉसेज नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमको जस्ट क्या करना है, कॉम्प्यूट सेट ऑफ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ यहाँ पर कॉम्प्यूट हो जाता है। CFL, करंट ईयर के लॉस जो कि कैरी फॉरवर्ड होते हैं, करंट ईयर के लॉस कैरी फॉरवर्ड जो आपके हैं वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होंगे, बट हमारे लॉस है नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो इसको जस्ट हम कंप्यूट सेट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद में AMT का शेड्यूल है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगी। ये वाली कोई डिडक्शन है आपने क्लेम की है तभी एप्लीकेबल होता है। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देख लीजिएगा आप, वैसे ज़्यादा कोई इसमें बहुत रेयरली चांस होते हैं कि आप इसमें फॉल होंगे। देन इसको आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में AMTC, ये AMT से रिलेटेड ही होता है, इसके अंदर अगर AMT था आपका तो आपको ये फिल करना है, अदरवाइज इसको भी आप जस्ट कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पर आप क्लिक करेंगे, सो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगी 465,953। एक बार मैच कर लेते हैं हमारी कंपटीशन से, 465,953 बिल्कुल परफेक्टली मैच है। एंड 465,950 राउंड अप होकर के 465,950 हमारी टोटल इनकम बन गई। इसको आप कंफर्म करेंगे, टोटल इनकम कंफर्म हो जाती है। देन टैक्स पेड, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई नहीं, अगर आपकी सैलरी का केस है, TDS आपका डिडक्ट है, तो आपका सैलरी ऑन TDS यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता है, उसको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको उसको कंफर्म करना है। इसके अलावा कोई और आपका अगर TDS किसी और ने डिडक्ट किया है तो उसकी डिटेल आपकी TDS 2 के अंदर आती है, फॉर्म 16A जो है डायरेक्टर ने इशू किया होगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होती है। ऐड डिटेल करके आता वो भी ऑटोमेटिकली है, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होती है, और यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं क्लेम नहीं कर रहा, आपके केस में है तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, और ध्यान रखिएगा
जो टैक्स होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको एडवांस में ही मतलब पहले ही पे करना है, रिटर्न फाइलिंग के बाद में पे मत करना, पहले ही आपको टैक्स जितना आपका बनता है कंपटीशन के अंदर वो आपको पे करना पड़ता है। एंड उसकी डिटेल्स आप यहाँ दे सकते हैं, ऐड डिटेल करके जितना आपका टैक्स बनता है आप उसका बार कोड, सीरियल कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड अमाउंट जो है डिपॉजिट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। NSDL की वेबसाइट पे जाके आपको चालान क्रिएट करना होता है अगर कोई टैक्स आपका बनता है तो। मैं आपको शो कर देता हूँ, ऑनलाइन आप जाएंगे या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स डाल दीजिए सीधा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान आप यहाँ पर डालेंगे तो ये NSDL का होता है, चालान नंबर 280 होता है जो हमको फाइल करना होता है, दिस वन चालान नंबर 280 फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ पर भी। आप इनकम टैक्स पे सेलेक्ट करेंगे, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो अदर देन कंपनी करना है, अगर आप एक कंपनी है तो आप कॉर्पोरेट टैक्स पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट कौन सी होती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए 300 होता है, ये आपको क्लिक करना होता है। नेट बैंकिंग आप यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड नेट बैंकिंग से कीजिए आप। परमानेंट अकाउंट नंबर अपना डालना है, असेसमेंट ईयर, उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको अमाउंट डालनी होती है और आप अपने पेमेंट गेटवे जो आपका बैंक का गेटवे होता है वहाँ जाके पे कर सकते हैं, चालान आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चालान डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा और ये जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर सेव कर दीजिएगा एंड इसको ऐड कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर रहे। एंड सारी टैक्स की डिटेल यहाँ पर डालने के बाद टैक्स पेड में देन यू नीड टू कन्फर्म है। सो ये कंफर्म करने के बाद TTI कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम आपकी यहाँ पर बन जाएगी। कोई और टैक्स पेबल बनता है तो यहाँ पे हमारे केस में नहीं बनेगा क्योंकि 5 लाख से वैसे भी अंडर है तो कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पे टैक्स। आपको जस्ट क्या करना है, इसको नो कर दीजिएगा एंड प्रीव्यू रिटर्न पे जाना है। अगर प्लेस यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड इस पर आपको टिक करना है एंड देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब अगर कोई एरर वगैरह होती है तो आप इसको जब करेंगे आगे तो आपकी एरर भी यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई एरर होती है प्रोसीड टू वैलिडेशन जाएगा तो वैलिडेशन में कोई एरर होती है तो वैलिडेशन एरर कोई भी फाउंड नहीं हुई है हमारे केस में, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करना है JSON। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहाँ से मत करो क्योंकि दिक्कत आ जाती है कभी कभार, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी आप यहाँ से भी करके अपना लॉगिन करके यहाँ से भी कर सकते हो, बट अदर ऑप्शन और जो मुझे बेस्ट लगता है डाउनलोड JSON आपको दिख रहा है, डाउनलोड JSON आप क्लिक करो, आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। उसके बाद जाइए आप अपने ऑनलाइन आप लॉगिन कीजिए। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा सबसे पहले, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेस करना होता है, अपलोड करना है बेसिकली। अब हमको वो JSON फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, ई फाइल रिटर्न पे आप जाएंगे, वेट अ मिनट, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 21-22, सॉरी ऑफलाइन मोड से हम कर रहे हैं। फाइलिंग टाइप क्या है, 139(1) ओरिजिनल रिटर्न है हमारी। ITR टाइप कौन सी है, ITR 3 हम कर रहे हैं। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अटैच करनी है आपको JSON फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की है, तो हमारे डाउनलोड्स में सेव है। डाउनलोड के अंदर ये वाली फाइल है हमारी, यहाँ पर भी ये वैलिडेट होगी एक बार, और जब वैलिडेट होगी उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करेंगे। सो वैलिडेट हो गई है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, आप OTP डालेंगे और OTP डाल करके आप सबमिट करेंगे अपनी रिटर्न को एंड देन उसके बाद आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस था, मैंने आपको समझाया एक लाइव ट्यूटोरियल किस तरीके से आपको अपना जब आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसकी कंपटीशन करनी है, किस तरीके से ITR 3 प्रिपेयर करनी है और कैसे उसको फाइल करना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा और ऐड भी करना चाहूँगा कि अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो वो भी आप ITR 3 के अंदर फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड को, लॉन्ग टर्म ट्रेड को कैपिटल गेन कंसिडर करना चाहते हैं, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए फिर फ्यूचर में आपको कंसिस्टेंटली वही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक ईयर आपने अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड को कंसिडर कर लिया कैपिटल गेन, अगले ईयर आप फिर ट्रेडिंग के पर्पज PGBP में उसको कंसिडर कर रहे हैं, देन नेक्स्ट ईयर फिर उसको चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना, एक बार जो पर्सपेक्टिव आपने ले लिया उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड को कैपिटल गेन में ले जाना चाहते हो तो यस यू आर फ्री, आप ले जा सकते हो कैपिटल गेन के अंदर, उसकी कैलकुलेशन कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन अगर आप PGBP में ले जाना चाहते हो तो फिर उसको कंटिन्यूसली फ्यूचर में भी उसको आप PGBP के अंदर ही कंसिडर करना, तो ये ज़्यादा एक बेनिफिशियल पॉइंट रहता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसको ही ठीक मानता है। सो गाइज दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसेस, होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के लाइव ट्यूटोरियल्स हम लाते रहते हैं अपने चैनल्स पर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।